प्रयास करेंगे। आज जो कुछ चर्चा में जो रहा है नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित न्यूज़, उसको हम लोग देखेंगे और ये नवंबर माह का है। ये 1 से लेकर के 20 नवंबर तक कवर किया गया है। तो इसको हम देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इसको प्रयास करेंगे कि आप इसको नोट्स में बना लें कि कौन महत्वपूर्ण न्यूज़ है उससे संबंधित। जैसे आप मान लीजिए अभी रिसेंटली रसिया के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, कौन-कौन सा डील साइन हुआ, किस लिए महत्वपूर्ण है, अभी इंडिया को कौन-सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, स्टैंड स्टिल अपनी पॉलिसी की हमको दोनों तरफ बैलेंस करके चलना है, बैलेंस पॉलिसी हो। लेकिन साथ में क्या कौन-कौन सा डील साइन हुआ है, वो भी प्रश्न पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। अभी तो ये सब जितना भी जो न्यूज़ रहे उसको पढ़ते रहना है और उसको पॉइंट वाइज़ नोट्स बना लिए, कुछ फैक्चुअल, कुछ कंसेप्चुअल। फैक्चुअल अगर नहीं भी बता पाए उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल प्रश्न नहीं बता पाएँ कि इंडिया को क्या पक्ष रखना चाहिए, कौन-सी पॉलिसी अपना रही है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे ये तो उसमें जो-जो न्यूज़ है उसको हम लोग देखेंगे और इंटरव्यू पर्पज़ से उसको हम लोग प्रयास करेंगे पॉइंट वाइज़ क्या-क्या हो सकता है। जैसे ये देखिए, ये ब्लैक स्पॉट हमेशा चर्चा में रहता है। जब एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए चर्चा किया जाता है कि जहाँ पे बराबर एक्सीडेंट हो रहा है उस आस-पास के 500 मीटर के डिस्टेंस पे। उसमें क्या न्यूज़ में रहा है उसको हम देखेंगे। पहला न्यूज़ देखिए क्या है, ये भारत अमेरिका के बीच में 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। इससे पहले और कौन-सा एग्रीमेंट है अगर आप जानते हैं तो अच्छा बात है। जैसे कॉमकासा एग्रीमेंट है, लेमुआ है, आप लोग नाम सुने होंगे, बेका है। सुना है आप लोगों ने नाम? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये सब एग्रीमेंट है, इस तरह से अब ये 10 इयर्स का एग्रीमेंट ये भी किया गया है। 10 इयर्स का एग्रीमेंट किया गया है और इस 10 इयर्स एग्रीमेंट में क्या है कि कैसे डिफेंस की खरीदारी जो भी हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स है उसकी खरीदारी। ऐसे तो अभी आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट में कौन है? कौन कंट्री आगे है एक्सपोर्ट करने में? जानकारी है आप लोग को? अमेरिका ही है सर। अमेरिका अमेरिका है। है। सर वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रहा है सर। दिख रहा है स्क्रीन? क्या Yes. बताएँगे? हाँ, ओके। बार-बार ऐसा कैसे हो जा रहा है? ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि हाइलाइट भी किया गया है। तो 10 इयर्स का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी इंडिया का क्या पॉलिसी चल रहा है डिफेंस को लेकर के या डेवलपमेंट क्या-क्या प्लान है? तो उसमें सर आवाज नहीं आ रही है। हैंग हो गया सर लगता है। सर साउंड नहीं आ रहा है। सर एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए।
बार-बार ऑटो लेफ्ट जा रहा है, मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। तरीके से और कर रखिएगा तो। सर और कोई बताइए? गैर जरूरी बंद करना और डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को तत्कालिक रूप से बंद करना एंड ऑड एंड इवन नंबर में वो स्टार्ट करना। ऑड इवन सक्सेस हो पा रहा है? दिल्ली में सक्सेस है? नहीं हो पा रहा है सर, लेकिन एक छोटा सा प्रयास के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। और और बताइए? से ज्यादा लगाना, वृक्षारोपण को अच्छा, बढ़ावा। अफॉरेस्टेशन, ओके। यस सर। एंड और एक कंस्ट्रक्शन वाला हाँ, कंस्ट्रक्शन एरिया को ढककर सर। कंस्ट्रक्शन को भी रोकना। ठीक है सर, समझ गया। और तो कहने का मतलब कि उसको आप प्लान, जैसे आपसे पूछा जाए तो आपका पॉइंट रेडी रहना चाहिए। जैसे तरह से आप बता रहे हैं कि हम लोग एम्फसाइज करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, प्लान ट्रेटी हो, और इवन पॉलिसी तो हो ही सकता है, अफॉरेस्टेशन हो गया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें अधिक से अधिक वेरीफाई हो या कम से कम कर दिया जाए। सर इसके अलावा एक पराली वाला भी था, उसको भी तो हाँ, कर सकते हैं ना। बिल्कुल, पराली को रोकना। पाली प्रदूषण। सर सर अभी पराली पे सर एक रिपोर्ट था सर कि पराली से 2021 की अपेक्षा बहुत कम पॉल्यूशन हुआ है इस बार सर। हाँ, कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है पहले से पॉल्यूशन बहुत। होने का सर एक और कारण है सर कि जो लो लाइंग एरिया है दिल्ली और एनसीआर, तो उसमें सर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन और अपना जो घरेलू जो ऊर्जा के लिए जो सब लकड़ी उकड़ी जलाते हैं या जो भी अभी ठंड के वक्त हाँ, में हीट कहने मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड के पॉल्यूशन समय हो रहा में है। जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, की टर्म बताइए क्या होना चाहिए, की टर्म क्या होता है उसका? कुछ की टर्म। हाँ सर, फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल कर रहा है सर, डीजल वगैरह से चलने वाला वाहन या जनरेटर वगैरह। ठीक है, यही सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जब भी बात हो कि पॉल्यूशन और कुछ फैक्ट्स वगैरह भी ध्यान रख लेंगे। तो डब्ल्यूएचओ का फैक्ट्स है, इसमें भी है कि जगह जगह पर मौत हो रहा है। जो चौराहा है वहाँ पर हाँ। जो सरकार के द्वारा या फिर जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा एक विनियामक सेंटर लगाया जाता है जो कि कितना पीएम का स्तर है वो बताते रहता है उस बोर्ड पर। हाँ, तो एक्यूआई की मशीन जो, हाँ बिल्कुल। जी सर। और ठीक है, उससे ये सब पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। जागरूकता फैलाई जा हाँ, सकती है। बिल्कुल। सर दिल्ली ये सरकार न्यूज़ में द्वारा ग्राफ का सिस्टम भी बढ़ता रहता है, क्या रहता है? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। हाँ, जब जीआरएपी पॉल्यूशन का असर बढ़ता जाता है तो बिल्कुल, आगे भी बढ़ता जाता है। जीआरएपी है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, बिल्कुल। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे। सबसे बेहतर हो कि प्लान्ड हो और पब्लिक व्हीकल्स पे। इसके क्या अलावा बोलिए, सर आवाज नहीं स्मॉग आई। टावर बनाए जा सकते हैं। हाँ, स्मॉग टावर का भी बात कर सकते हैं। उसके अलावा सर एक ये रिमोट सब जो सिटी पॉइंट, डेवलप। ये सब पॉइंट है, आप अपने नोट्स में इसको लिखिएगा ताकि उस समय जब आप बोलने के समय अलग प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें याद रहने के बावजूद भी नहीं आती है। जब आपके कॉपीज में लिखा रहेगा तो उसको रिवीजन करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा वहाँ पे आएगा। अदरवाइज इंटरव्यू का प्रेशर तो रहता है, इसलिए पॉइंट सर वाइज इसमें जरूर तैयार करेंगे। बहुत सारे लोग सर सब प्रिवेंटिव बता रहे हैं सर, जबकि इसमें हमको लगता है सर एक सजेशन देना हो कि क्यूरेटिव, जो कि जिसको हम लोग क्योर कर सकें सर, जो कि समस्या ही ना हो। हाँ बताइए, क्रिएटिव बताइए। जैसे सर रिमोट सिटी डेवलप किया जा सकता है, जैसे सिटी के सराउंडिंग में सिटी डेवलप करके और उसको फास्ट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सकता है ताकि लोग वर्क करके फिर सुदूर एरिया में चले जाएं, लाइक 100 किलोमीटर दूर कहीं। जो अभी रैपिड का कंसेप्ट है, हाँ, मेरिट में चल रहा है ना, रैपिड का कंसेप्ट जानते हैं आप लोग ना? सर कृत्रिम वर्षा। सर एक तरफ स्कीम अभी सर दिल्ली ठीक है, हम गवर्नमेंट लोग एक चर्चा कर लिए हैं। आवाज जिसमें कि हीटर डिस्ट्रीब्यूट करना था सर, सबको किए थे। ओके, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जितना पॉइंट्स है इसको आप ध्यान कर रखेंगे और उसको अपने नोट्स में लिख लेंगे। चलिए है, बाहुबली सैटेलाइट लॉन्च हुआ है
इसमें क्या मेन क्या पर्पस है, इसरो ने लॉन्च किया है। इसका लॉन्चिंग जो है LMB या हम लोग जिसे मार्क 3 भी बोलते हैं, GT ऑर्बिट से मेन इसका क्या-क्या काम है, कम्युनिकेशन से संबंधित है। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम CMS-03 और मल्टी, इसका आप ध्यान रखेंगे, न्यूज़ में था कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो पूछा जाए तो ये ना हो कि अब ब्लैंक हो जाए। ये टाइम मैगज़ीन हमेशा निकालती है, इसमें क्लाइमेट लिस्ट निकाला गया है कि 100 पूरे वर्ल्ड लेवल पे कौन-कौन है, उसमें हमारे सोनम वांगचुक का भी नाम आया था और ये भी चर्चा में रहे बहुत तरह से। तो इसमें तो प्रश्न एक आपका बन सकता है कि क्यों बंद है या किस तरह का आरोप लगाया गया है, इसके अलावा इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या-क्या है, क्या-क्या योगदान किए हैं। ये एक आयरनी है कि एक्टिविस्ट होकर के भी, सोशल एक्टिविस्ट होने के बावजूद भी वो बंद रखा गया है, तो एक प्रश्न तो इससे ही बन सकता है इंटरव्यू में। दूसरा कि जब पूरा दुनिया इसको रिकॉग्नाइज़ कर रही है, क्या-क्या इनका योगदान रहा है, तो एक तो योगदान आप देखेंगे तो ये आइस स्तूप, इसमें जो आइस स्तूप बनाया गया था कि कैसे स्मार्ट स्तूप है जो कि वो पानी, उसको एक टीला बना करके रखा जाता है और गर्मी के समय में या ठंड के समय में उसको हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। और उसके अलावा जो प्रश्न अभी जो लगाया गया है एक्ट, उस पे अगर उस तरह का प्रश्न आता है, तो प्रयास करना है कि ये जाँच का विषय है या माननीय न्यायालय इसमें थोड़ा-सा आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट का, लेकिन ये भी इसको चर्चा भी करते हैं, साथ-साथ आप न्यायालय पे छोड़ दीजिए या जाँच का विषय है कि अगर इस तरह का घटना घटी है, तो उसमें जो लीडर होते हैं, हाँ, लेकिन प्रयास करना है कि बचना है, उनका जो पॉजिटिव साइड है उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा और भी जो वरुण शिवराम है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रहे थे, इसलिए इसमें ऐड कर दिया हूँ कि 100 प्रभावशाली व्यक्ति का लिस्ट जारी किया गया है, उसमें सोनम वांगचुक का भी नाम है, इसलिए वो इतना बंगाली। इसके अलावा और भी अचीवमेंट है इनका कि साइंस बेस्ड जो इनका स्कूल चलता है या और भी जो सोशल काम उनके स्तर से किया जा रहा है। और कौन-कौन काम है बताइए? क्या-क्या अचीवमेंट है इनका? बताइए कुछ-कुछ। रोमन मैग्सेसे अवार्ड विनर भी हैं शायद। हाँ, बिल्कुल है, उनको मिला हुआ है, तो इसको देख, सर लद्दाख में ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक NGO भी है इनका। हाँ, NGO भी है। तो यही सब बात है, तो NGO वाला बात हो जाएगा, फिर रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी सोलर मिला है, हाउस भी बनाया था से एक्टिविस्ट भी है। इन्हें सर ग्रीन टीचर अवार्ड भी मिला था। इनका स्कूल भी जो है वो उसका भी बात कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब लॉजिकल रीजनिंग, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने में इनका भी बहुत योगदान रहा है। ये कुछ देखिए फैक्ट्स है इसमें, आपका फैक्ट्स ये है कि अगर जैसे कि जिनका डिवाइस भी है, एज ए मजिस्ट्रेट आप काम करते हैं, तो 304A सेक्शन है, उसके तहत कि अगर मान लीजिए कोई भगदड़ हो रहा है और जो संस्था बुलाई है, तो उसमें उसकी सज़ा हो सकती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। तो उसमें ये हुआ था कि घटना घट गया था वहाँ पे, आंध्र प्रदेश का एक जिला है सिलकर, वहाँ पे भगदड़ मच गया था, तो उसमें दोषी ठहराने के लिए 304A है और उसके साथ-साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 उसके माध्यम से उस पे कड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बस, लेकिन ये हमने इसलिए डाल दिया है। सर फुल स्क्रीन कर लीजिए, तीर पर दबाइए। तीर पे दबा हुआ है, क्या नहीं दिख रहा है क्या? सेब के बगल दिख में रहा जो है? तीर बना हुआ है उस पे। ये देखिए ये अलग डिजिटल नोमैड गाँव अभी जो अब चर्चा में था, जो फाउंडर का नाम सुना है आपने? कौन है? यस। कौन है? कौन है जो फाउंडर? कोई किन्हीं को पता नहीं, इतना मतलब चर्चा में रहा, पेपर आप लोग नहीं पढ़ते इसका मतलब।
साउथ इंडिया कौन के सा हैं चर्चा में वो। रहता है? सर श्रीधर वेम्बू है। वेम्बू। हाँ श्रीधर बेम्बू श्रीधर सर। वेम्बू। क्या नाम है उनका? बेम्बू, कौन बेम्बू? श्रीधर वेम्बू। हाँ, तो जैसे देखिए उसी तरीके से उन्होंने जो प्रोजेक्ट, कौन सा उनका एक व्हाट्सएप का स्कीम था, व्हाट्सएप नाम था, क्या नाम था? इंडियन वेस्ट है, अराटाई। तो उनका भी जो ऑफिस चल रहा है, गांव से चल रहा है, उसी प्रकार से सिक्किम का जो कंसेप्ट है, सिक्किम का पहला डिजिटल गांव बना है, डिजिटल नोमैड गांव के सारा काम वहीं से हो रहा है। अब इसमें क्या आप कर सकते हैं कि आज जितना पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन का बात हो रहा है, या कैसे गांव को डेवलप किया जाए। आप मान लीजिए एज ए प्रशासनिक अफसर आप किसी ब्लॉक में या किसी जिले में जाते हैं, किचन मंडी में जाते हैं, एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि कैसे, चाहे वो जो तो फाउंडर बेम्बू जी कर रहे हैं या सिक्किम में जो हुआ, उस प्रकार से सारा सेटअप गाँव में। आज वाईफाई का ज़माना है, भारत नेट, ऑप्टिकल फाइबर, 6G, 5G, तो घर बैठे ही सारा कुछ कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके रोजगार दिया जा सकता है, साथ-साथ डेवलप भी किया जा सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसमें एक एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जैसे सब रिसेंटली सिक्किम में एक याकतेन गाँव है जहाँ पे किया गया है, या वर्तमान में जो फाउंडर बेम्बू भी चर्चा में रहे थे, ये तो एक एप्लीकेशन भी बनाया गया। तो ये एक आप रख सकते हैं कि ये भी एक तरीका है कि कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, कैसे युवाओं को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के काम किया जा सकता है, युवा के लिए उसको कैसे स्किल ट्रेनिंग दी जा सकती है। पहले का जो स्किल ट्रेनिंग था कि वोकेशनल ट्रेनिंग की बात होती थी, आज जो ट्रेनिंग हो गया है कि एआई बेस्ड हो, साथ-साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जानकारी हो, प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो, तो घर बैठे भी वो कमा सकता है, और साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। उनका भी जो है घर पे ही सारा सेटअप है और कोई एसी वगैरह नहीं है। अगर कहीं पढ़े होंगे उनका उनका चर्चा में आया था कि उनका जो ऑफिस है बेम्बू जी का, वहाँ पे कोई कहीं एसी नहीं लगा हुआ है, पूरा वो ओल्ड मॉडल बेस्ड है, और सारा पूरा रूफटॉप जो भी है वो भी सब पुराना छपरा खबरेल वाला है। उसमें खिड़की वगैरह इस तरह से सेटअप किया गया है कि हमेशा जो अन्य एनवायरनमेंट से टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर कम रहता है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री सेल्सियस, ऐसा सेटअप बनाया गया है। ये टेक्नोलॉजी है, और उसको कैसे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करके डेवलपमेंट किया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट की जब बात होगी तो सिर्फ वही नहीं है शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके अलावा कैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट, इनोवेशन किया जा सकता है, और युवाओं को घर बैठे ही गाँव में ही रोजगार दे करके और स्किल्ड किया जा सकता है। इसमें 2 आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक इनका एग्जाम्पल दीजिए, इसके अर्पित बंसल हैं, को-फाउंडर है, तो ये भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा गाँव में भी है। तो ये कुछ-कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको आप अपने नोट्स में लिखने का, रखने का प्रयास करें, ताकि वहाँ पे जब आए तो सिर्फ यही नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके अलावा इसका भी बात आप कर सकते हैं। ये जब हम लोग बात करते हैं जो आपका प्रोबेशन सर्विस है, बिहार प्रोबेशन सर्विस, बीपीएस, तो उसमें कैसे कैसे कार्य सुधार हो सके, जैसे कि आप न्यूज़ में भी रहा था कि ओपन जेल का कंसेप्ट होगा। कोई नहीं भागेंगे, सब वहीं रहेंगे। ओपन जेल कैसे उसको इम्प्रूवमेंट किया जाए, कितना अधिक से अधिक उसको रिफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि जेल का मकसद ये थोड़ी है कि उसको बंद करके रखें। उसमें अगर जेल में जा रहा है तो व्यक्ति में मोरल इम्प्रूवमेंट आए, नैतिक सुधार हो, थॉट्स बदले, साथ-साथ बिहेवियरल चेंज हो। तो वो चीज़ का प्रयास यहाँ पे कोलकाता में किया गया है। तो जेबीसी वाले हैं, जैसे प्रेजेंट वाले, एक एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हैं कि कोलकाता में इस तरह का कंसेप्ट, या ओपन जेल का कंसेप्ट है, या नवादा में भी एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का भी, नवादा या मुजफ्फरपुर में कहीं था, मैं भूल रहा हूँ। बिहार शिफ्ट का भी शायद उसमें नाम था, 1 साल 2 साल पहले का न्यूज़ है। बिहार में खुला है, चाइल्ड फ्रेंडली जेल है। जानकारी है आप लोग को?
बिहार शरीफ का न्यूज़ है और एक शायद बक्सर का है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो इस तरह का कंसेप्ट लगाया जा रहा है कि अब कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, बिज़नेस को कैसे रिफॉर्म करेंगे। यही है, उसमें और भी क्या-क्या काम जेल में समय बनाने के अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ब्यूटिशियन है, सिलाई बनवाने की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसके अलावा अच्छे व्यवहार कैसे किया जाए। साथ-साथ काउंसलिंग भी बार-बार कराया जाता है और एक प्रोजेक्ट के तौर पे फिर अलग-अलग जगह पे भी कराया जाएगा। तो ये आप देख लीजिएगा इसको। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 2 शिफ्ट में काम होता है, वापस जेल जाना होता है, फ़ोटो खिंचवा साथ-साथ इसका पुलिस भी निगरानी करते रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी होता रहता है। एक इम्प्रूवमेंट इस तरह का एग्ज़ाम्पल आपके नोट्स में हो, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। जहाँ पे जेल का बात होगा उसको ज़रूर इसको आप कोट कर सकते हैं। ओवरलोडेड की बात आती है, अंडर ट्रायल जो केस ज़्यादा संख्या में रहते हैं, वहाँ पर इसका एग्ज़ाम्पल दिया जा सकता है। आवाज़ कट गया, फिर से बताइए। सर मैं बोल रही हूँ ना कि जहाँ पर ओवरलोडेड की बात आती है कि जेल में जो है कैदी ज़्यादा हाँ, है संख्या के बिल्कुल। हिसाब से। बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए, ये देखिए फॉरेंसिक साइंस जिसे हम लोग बात करते हैं इसमें, एक तो आपका सीसीटीएनएस बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ये न्यूज़ कहाँ का है? फ्रांस का न्यूज़ है। इसके पास डीएनए वेस्ट में लगभग 44 लाख डीएनए प्रोफाइल स्टोर किया गया है। अभी जो सीसीटीएनएस भी वही काम कर रही है, एनसीआरबी के रिकॉर्ड में रखा जाना है, रखा जा भी रहा है और इसको जो लिंक किया गया है ई प्रिजन से, ई कोर्ट से, ई एफआईआर हो गया है, ये सारा कुछ लिंक किया गया है, ई प्रोसिक्यूशन है। इसमें आप ज़रूर ध्यान रखेंगे ई प्रिजन, ई कोर्ट, ई प्रोसिक्यूशन और ई एफआईआर, ये सारा कुछ को लिंक किया गया है। कोर्ट को भी जो भी केस का अपडेट है वो मिलता रहे और साथ-साथ रिकॉर्ड डेटाबेस, तो जो 44 लाख डीएनए वहाँ पे स्टोर किया गया था, उस आधार पे एक चोरी हुई थी, बहुत फेमस म्यूज़ियम है, लुवरे म्यूज़ियम वहाँ पे, तो उसको कैसे सुलझाया पुलिस ने, डेटाबेस से पकड़ा। तो इस प्रकार का हमारी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है और सारा इंटरलिंक्ड है, इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म है, तो कितना महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं कि अगर डेटा का अच्छे तरीके से डेटाबेस बनाया जाए डीएनए का, ये इससे संबंधित सीसीटीएनएस का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एनसीआरबी का भी बात, उसका मॉनिटरिंग अथॉरिटी ये है, रिफॉर्म की बात होती है, एक रिसर्च संस्थान है, ब्यूरो ऑफ, इसका नाम जानते हैं आप? BPRND एक संस्थान है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये पुलिस से संबंधित जो भी डेवलपमेंट का कार्य करती है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल बात हो या साथ-साथ कैसे उस संस्था को बेहतर तरीके से इंस्टॉलाइज़ किया जा सके, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। उससे रिगार्डिंग संस्था, ये न्यूज़ में था, इससे संबंधित इसको ध्यान रखेंगे। एक चुनाव हुआ था, इसमें कौन-कौन सा फैसिलिटी दी गई है, ये न्यूज़ में रहा था विधि की बगैर जमाबंदी होल्डिंग के जमीन की बिक्री न करने का आदेश। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी ध्यान रखना है कि कैसे आज भी जो भी हम लोग जो पढ़ते हैं, अभी आपके पास जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, निबंधन विभाग और एक एलआरसी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दोनों में यही होता है कि कोई भी गया, रजिस्ट्रेशन कराना है, ज़मीन का रजिस्ट्री करा लिया, उससे क्या होता है कि जो उसके एंसेस्टर से किसके नाम से ज़मीन था, किसको खरीदा गया, किसको बेचा गया, एग्ज़ैक्ट ट्रैक नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा ज़मीन विवाद, भूमि विवाद रहता है। भूमि विवाद से ही जो भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बढ़ती है, 70% 60% समस्या लैंड डिस्प्यूट के कारण होता है। उसको लेकर के हमेशा विवाद में रहा है और कि कैसे उसको, इस जटिलता को कैसे ख़त्म किया जाए। बार-बार हमेशा ये होता है कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्या किया, आप कहें रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री कर दिया, कहीं पता चला कोई किसी और के नाम से था। तो ये जो कन्फ्लिक्शन है या डबलिंग का जो चीज़ें चल रहा है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसमें बात ये भी हुई थी कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए,
ताकि जो भी अगर ज़मीन का रजिस्ट्री होने जा रहा है तो सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख ले कि हाँ म्यूटेशन कर दिया गया है, उसका मालिकाना हक जो बेच रहा है उसके पास ही है। होता क्या है कि सेलर के पास नहीं होता है, किसी और के पास है, उसको बेच दिया, कई एक ही ज़मीन का 3-4 बार रजिस्ट्री हो जाता है। तो सेल डीड को आप नहीं मान सकते हैं, यही बोला गया है। सेल डीड का रजिस्ट्रेशन स्वामित्व की गारंटी नहीं होती है, तो उसको कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे उस चीज़ को स्वामित्व का एग्ज़ैक्ट किसका मालिकाना हक है उस ज़मीन पे, किस रैयत का है, कैसे एग्ज़ैक्ट पता चलेगा? उसमें कुछ टेक्नोलॉजी की बात हुई है, अभी रिसेंटली सरकार गवर्नमेंट का चल भी रहा है, DRLMP तक कंप्लीट तो नहीं हो पाया है, टेस्ट लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। इसके अलावा सरकार का सुझाव है कि ब्लॉकचेन पे ऐसा किया जाए, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जो रिलेटेड कंसर्न्ड इसको ध्यान रखेंगे सभी लोग, कौन-कौन सा एक्ट है, अभी जो एक्ट चल रहा है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट है 9, ये सारा भी उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। उसी आधार पे रजिस्ट्रेशन ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, स्टैम्प एक्ट है, एविडेंस एक्ट है, IT एक्ट है। तो इसको भी सुधार करने की ज़रूरत है, इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। साथ-साथ ब्लॉकचेन पे भी काम हो। इसके अलावा विधि आयोग को ये सुझाव दिया गया है कि कैसे लैंड डिस्प्यूट को कम से कम उसको मिनिमाइज़ किया जाए और जो असली मालिकाना जिसका है, उसको ट्रेस किया जाए। सेल डीड को ही नहीं मान लिया जाए कि सब कुछ है। पहले क्या होता था कि ज़मीन खरीद-बिक्री कोई हाई-फाई लिख दिया सादा पेज पे, हाँ ठीक है, उसका हो गया। और उस समय से रसीद कट रहा है तो कट रहा है। तो वो चीज़ में कि नहीं, असली मालिकाना किसके पास है, इसका एग्ज़ैक्ट आइडेंटिफिकेशन हो, उसका सारा डिजिटल रिकॉर्ड्स हो। उसमें आप ये सब बात कर सकते हैं कि कैसे उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, फिर लैंड डिस्प्यूट हमेशा मामला में रहता है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, तो उसमें क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का स्कीम है, अभी सर्वे का कार्यक्रम भी चल रहा है। इससे पहले राजस्व महाअभियान का भी कार्यक्रम चल रहा था। जो भी रैयत का इसका ज़मीन है वो अब मॉडर्नाइज़, जैसे मान लिया उसके दादा के नाम से था, तो वो अपने पिता के नाम से, बेटा के नाम से उसका ज़मीन हो जाए, उसको अपडेट करा ले पोर्टल पे, या ब्लॉकचेन को इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। जो भी हमारा लीगल जो भी एक्ट्स हैं, उसको चेंज किया जाए, उसको रिफ़ॉर्म किया जाए। ये सब बात आप कर सकते हैं, पॉइंट वाइज़ रख सकते हैं। ये मेक्सिकन राष्ट्रपति इसमें छेड़छाड़ की बात हुई थी, तो उसको भी हमारे संबंधित जो भी स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स जो भी हैं, कौन-कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, लीगल राइट्स है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ-साथ कौन-कौन सा गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंट स्कीम्स है, उसको एकदम आपको टिप पे होना चाहिए, पॉइंट बना लिए कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, 14 है, 19 है, उधर से उसकी तरफ 15 है, उसमें फिर DPSP में है, ODTT है, 45 है, उसको देख लेंगे। सॉरी। उसके अलावा इधर आते हैं तो लीगल राइट्स में हमने पढ़ाया था कौन-कौन सा सेक्शन है, BNS का, BSS का, उसको देख लीजिए। गवर्नमेंट स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे कौन-कौन सा स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट पे कौन-कौन सा स्कीम है, आत्मनिर्भर योजना में बहुत सारा स्कीम है, ये भारत में महिला उद्यमी योजना है, तो उसको आप एक अच्छे से नोट्स बना लें। अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ फीमेल सब आप मेल भी बना रखे, मान लिया आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है। ये ग्रीन एनर्जी हम लोग अभी कितना का बात कर रहे हैं, 500 गीगावाट का ना। इन चाइना देखिए, चाइना 887 ओनली सोलर प्लांट, सोलर पावर से डेवलप कर चुका है। तो हम लोग को इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। टेरावाट की बात हो रहा है, हम लोग अभी 500 गीगावाट में कितना पहुँचे हैं, जानकारी है किन्हीं को? 257 250 प्लस गीगावाट हो चुका मतलब है। वही 45% से 50% के अराउंड में है हम लोग, ठीक है। अब इतना अचीवमेंट हुआ है, क्रॉस कर गए हैं सर। ठीक है, मान लीजिए 52 होगा मैक्सिमम। तो यहाँ देखिए 87 सीट सोलर प्लांट से हो रहा है, तो हम लोग को टारगेट बढ़ाना पड़ेगा। हर साल 1 टेरावाट, गीगावाट नहीं टेरावाट बना रही है, तो हमारे पास
सोलर पैनल्स की दिक्कत है, जो भी पीवी मॉड्यूल्स है वो भी चाइना से आता है, ये वियतनाम से आता है। लोकल फॉर वोकल की बात हो रही है, या हम लोग बात करते हैं कि प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव की बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, या मेड इन इंडिया की, मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको अधिक तरीके से पेश करना होगा। कैसे अधिक से अधिक हमारे यहाँ भी रिन्यूएबल एनर्जी का एथेनॉल ब्लेंडिंग हुआ, उसमें भी अच्छे तरीके से समय के साथ उसमें बहुत सारी खामियां आ रही थी। जो प्रक्रिया हो वो और तेजी से करने की जरूरत है, जिस तरीके से अन्य कंट्री स्पेशली चाइना, अमेरिका, यहाँ तक कि अमेरिका को भी पीछे छोड़, देखिए ये 860 जो गीगावाट देख रहे हैं, यूरोप और अमेरिका की संयुक्त क्षमता से लगभग दोगुना। यूरोप और अमेरिका जितना पैदा कर रहा है सोलर एनर्जी, उससे ज़्यादा ही, उससे डबल। तो ये सीखने की चीज़ है, उसको थोड़ा पढ़ लेंगे आप लोग। ये कौन-कौन सा टेस्ट होता है, तो कैंसर का तो हमेशा रहता ही है, महिलाओं में, पुरुष में, ये सब टेस्ट है इसको। हाँ, ये देखिए साइबर अटैक हुआ था, उसमें अभी जीपीएस स्पूफिंग का बात हुआ था, जानते हैं ना आप लोग क्या होता है? यस, गूगल मैप को बहुत तरीका। हाँ, तो लोकेशन जो है उसमें गड़बड़ जा रहा है। अभी इंडिगो का फ्लाइट्स बहुत सारा कैंसिल भी हो गया है, इसके रीजन नहीं हुआ है, उसमें तो थोड़ा सा क्रू की भी कमी है। इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होता है? डीजीसीए होता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? सिविल एविएशन के अंदर आता है। अभी वर्तमान में आज का न्यूज है, बिहार सरकार भी 3 डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करने जा रही है। कौन-कौन एस्टेब्लिशमेंट है, पता है आप लोग को 3 डिपार्टमेंट्स के बारे में? पेपर नहीं पढ़ते हैं आप लोग? सर दैनिक जागरण में क्या? नहीं था। सर न्यूज सुने तो डिपार्टमेंट का नाम नहीं पता। आज का ही न्यूज है, 3 डिपार्टमेंट्स खोलने जा रही है, मतलब एस्टेब्लिश करने जा रही है। एक आपका युवा डिपार्टमेंट है, युवा कौशल रोजगार। दूसरा आपका उच्च शिक्षा विभाग है। तीसरा है नगर विमानन विभाग, सिविल एविएशन, हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूथ। तो अब कितने डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे बिहार सरकार के पास? 48। इसको ध्यान रखेंगे कि अब 48 डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे। तो कुछ भी न्यूज पर देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो न्यूज आप पढ़ते हैं उससे संबंधित आप कितना थिंक कर सकते हैं, या आपका क्या-क्या प्रश्न बन सकता है, पॉइंट वाइज लिख लीजिए। जैसे अब इसके बात हो तो क्या डीजीसी आपके मन में आया कि नहीं आया? आना चाहिए। एटीसी की बात आना चाहिए। उसमें अभी जो स्पूफिंग वाला बात हो रहा था वो आना चाहिए। साइबर हैकिंग की बात होना चाहिए। उसके अलावा आपका डीजी यात्रा की बात होनी चाहिए कि डीजी यात्रा पे हम लोग डिपेंडेंट तो हो गए हैं, लेकिन अभी भी जब फँसता है तो हम लोग मैनुअल ही काम करते हैं। ये सब चीज़ें, और उसको कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग पे भी बात हो, एथिकल हैकिंग के साथ-साथ ऐसा हो कि उसमें जो हमारा सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो, रेगुलर उसमें अपडेशन होता रहे, ताकि कोई हैक नहीं कर सके। एटीसी थोड़ा-सा भी अगर लोकेशन गलत हो जाएगा, फिर विमान क्रैश कर सकता है। सारा कुछ तो एटीसी पे ही काम होता है। ऑटोमेटिक मैसेज सीडिंग सिस्टम, एएमएसएस, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये सब फैक्ट्स है इससे संबंधित, ये ध्यान रखना है कि क्यों चर्चा में रहा, फ्लाइट्स कैंसिल हो गया, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन का क्या है? यही है कि उसको हम लोग पहले नंबर तो जो ऐप्स हैं रेगुलर अपडेशन हो, उसका प्राइवेसी इंश्योर करने के लिए एथिकल हैकिंग या जो भी प्रोग्रामर हो, या उसको तो रेगुलर अपडेशन होता रहे, किसी तरह का हैक ना हो। अपना जो इंडिजिनस ऐप्स है उसको इस्तेमाल किया जाए। अभी हम लोग जीपीएस पे डिपेंडेंट है। अपना इंडिजिनस कौन-सा है? लोकेशन में पता चलता है। नाविक, वेरी गुड। नाविक पे बात हो सकती है। इसके अलावा एक लॉन्च हुआ था गगन, जानते हैं आप लोग? गगन स्कीम लॉन्च हुआ था। कौन सा स्कीम? नहीं जानते हैं गगन स्कीम? मतलब कोई फ्लाइट के लिए था, फ्लाइट को कनेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट। एक ही साथ सब लोग बोलिएगा तो कैसे आवाज आएगा?
माइक बंद कर लीजिए आप लोग। गगनयान नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं गगन स्कीम की बात कर रहा हूँ। किन्हीं को पता होगा तो उसमें देखिए हाँ गगन सर, स्कीम में वही था कि जीपीएस जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। उसी की बात हुई थी। तो अब देखिए उसमें क्या-क्या बात हो गया कि जब हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी बार-बार ऐसा न्यूज़ में आ रहा है या जीपीएस स्पूफिंग का बात हो रहा है, तो उसको हम लोग रेगुलर अपडेशन करवाएँ। साथ-साथ अपना नाविक जो पोर्टल है, नाविक जो उसके आधार पे हम लोग यूज़ करें, लोकेशन यूज़ करें। एटीसी या एमएसएस बाबर जो एप्लीकेशन है अप टू डेट होता रहे, डीजी यात्रा, तो ये तो नेशनल ही है, नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उस टेक्नोलॉजी को कैसे रेगुलर अपडेट रखें, इंटीग्रेट रखें, ताकि कोई भी एथिकल हैकिंग नहीं हो, कोई भी हैकिंग नहीं हो सके, इलीगल हैकिंग ना हो सके। इससे पहले भी हो चुका है, देखिए यहाँ पे ये होता रहता है, एटीसी फेलियर होता रहता है, लेकिन ये फैक्ट्स था कि वहाँ पे रीडिंग का जो है बहुत बुरा हाल है, लेकिन विदेश में आज भी रीडिंग फिर भी मतलब यहाँ से अच्छा है। रीडिंग हैबिट्स तो खराब हो ही गया है जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ये सोशल इश्यूज़ की बात है, इसको आप देख पढ़ लीजिएगा। इसको हम लोग इसको टर्म दिया गया है, रिलेशनशिप रिसेशन की बात हो रही है। तो इसको पढ़िएगा, सोशल इश्यूज़ की बात है कि आज लोग कैसा चाह रहे हैं, समय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक टर्म है, रिलेशनशिप रिसेशन। दिन दर घट रहा है, सोशल इश्यूज़ है और इसमें जब आपसे प्रश्न मान लीजिए कोई यंग है, कैंडिडेट है, आपकी शादी नहीं हुई है, इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, शादी क्या मान लो, तो उसमें ये सब चीज़ें हैं। अभी वर्तमान समय में अगर वो डेटिंग ऐप का बात है, सोशल मीडिया की बात है, तो आजकल ये हो रहा है कि लोग पर्सनल समय ज़्यादा लेना चाह रहे हैं, पर्सनल स्पेस ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं रेदर देन कम्युनिटी स्पेस। तो वो चीज़ें बढ़ रही है, जिसके कारण से रिलेशनशिप रिसेशन का भी बात हो रहा है। स्क्रीन टाइम बड़ी वजह है, सोशल मीडिया है, महिलाओं की अपेक्षा बढ़ गई, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, तो बिल्कुल अपेक्षा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। समाज, सोसाइटी को लेकर के स्वीडन और फ़िनलैंड वहाँ पे भी अकेले वो लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं। एआई पार्टनर की तरफ लोग इंक्लाइंड हो रहे हैं। सोसाइटी किस तरफ जा रही है, इस का बात हो रहा है। तो उस पे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है। सोशल इश्यूज़ की बात होगी, मैरिज की बात होगी, डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया की बात होगी, तो इसमें आप बात कर सकते हैं, पॉइंट रख सकते हैं। ये तो जीन एडिटिंग की बात होती है, उसमें CRISPR-Cas9 की बात होता है कि कैसे उसको एडिट करके उसको कैसे लॉन्जेविटी बढ़ाया जाए। लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाया जाए उसको, अमेरिका ये चाइना में कर रही है और उसमें एंटी एजिंग दवाएँ हैं, तो हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। जो भी हमारे अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है, उसको कैसे स्लो कर दिया जाए, ये जो भी मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस हो रहा है, उसको कैसे स्लो कर दिया जाए, एंटी एजिंग उस चीज़ को पहचान लिया जाए ताकि उसको लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सके। उस पे काम कर रही है चीन की कंपनी है इमोर्टलिटी आइलैंड्स। तो ये तो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, बस ये फैक्ट्स है, ध्यान रखिए। ये वही सोशल इश्यूज़ का ही मैटर है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। इन्हीं का मैं बात कर रहा था। तो पहचान रहे हैं ना, वही है। तो इसमें अभी इनका है कि एआई को कैसे उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, उस पे आर्टिकल दिया गया है। इसे पढ़िए, इसे पढ़ने से क्या होता है ना कि आपका कंसेप्चुअल थिंकिंग थोड़ा-सा बढ़ेगा कि वो लोग क्या सोचते हैं। जैसे देखिए उनका है कि स्वदेशी चिप्स सेमीकंडक्टर, आज भी हम लोग अमेरिका पे डिपेंडेंट है, चाहे एनवीडिया पे है, ताइवान पे डिपेंडेंट है। अभी भी हमारे पास अपना माइक्रो प्रोसेसर, स्वदेशी चिप्स नहीं, सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं है, चाहे अमेरिका एस्टेब्लिश करने जा रही है। अपना कोर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी नहीं है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, एंड्रॉयड हो, दोनों मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ असेंबलिंग का कार्य करते हैं। तो कैसे उसको अधिक से अधिक, इसलिए उन्होंने बोला है कि
ऑपरेटिंग सिस्टम, चिप्स, फैब्रिकेशन प्लांट, ये सब पे काम करने की जरूरत है अगले 10 साल में। एक क्लाउड बेस्ड, अभी जो आप बात करते हैं डेटा की बात होती है, बिग डेटा, इतने बड़े-बड़े डेटा सेंटर अमेरिका में बनाए जा रहे हैं, अमेज़न बना रही है। जितने भी हम लोग एआई पे सर्च करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, तो सारा स्टोर होता है। उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए स्टोरेज करने के लिए। वो सारा कुछ सेटअप के लिए एक बहुत बड़ा स्टोर, क्लाउड स्टोरेज बनाया जाता है। उसके लिए बहुत मात्रा में बिजली की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, वो सारा सेटअप किया जाता है। तो बिग डेटा कैसे, अगर हमारे पास क्लाउड अभी भी जो भी आप यूज़ करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम है, तो बात होती है हमेशा एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हुआ कि हम ब्राउज़ यहाँ कर रहे हैं, फेसबुक यहाँ चला रहे हैं, उस ब्राउज़िंग का जो डेटा है वो अमेरिका में स्टोर हो रहा है। एज कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि हमारे यहाँ स्टोरेज हो रहा है कि फेसबुक इंडिया में ही अपना डेटा सेंटर बनाई है। अब डेटा सेंटर बनाने का मतलब क्या है? एक बहुत बड़े एरिया में सारा चिप्स लगाया जाएगा, उसके लिए पूरा सिस्टम, बिजली की व्यवस्था की जाएगी, तो रोज़गार मिलेगा। जब डेटा सेंटर सारा वहाँ खुलेगा तो इनका यही है कि इस तरह का जो भी स्वदेशी चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स अपने यहाँ बने, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, क्लाउड बेस्ड जो भी सर्विसेज के साथ-साथ उसका डेटा सेंटर यहाँ हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, असेंबलिंग का काम नहीं हो। 10 साल का ऐसा राष्ट्रीय मिशन, जिस तरीके से यूआईडीएआई का लंदन इनकिनी का नाम था, तो उस तरह का अपना थॉट्स अलग-अलग एप्लाई किया जा सकता है। लोकल से ग्लोबल की बात हो रही है, उसमें क्या-क्या किया जाना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा। ये देखिए ओलिगार्की का बात होता है, बिल्कुल आप जब पढ़ेंगे ऑक्सफैम का रिपोर्ट पढ़ते ही रहते हैं आप लोग कि अगर इंडिया का देखते हैं लगभग 1% लोगों के पास 73% वेल्थ है, बाकी 47% में ही सभी लोग हैं, 99% लोग। कितना ये दिन डे बाय डे इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है, सोशल इश्यूज़ का मैटर है, ओलिगार्की आ सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं क्या होता है, जब ओलिगार्की रहेगा तो धनी लोगों का आप देख पाते हैं इंडिया में भी कुछ अंबानी है, कुछ जो उनका नाम बराबर हमेशा आता है कि ऐसा हो रहा है। तो वो स्वाभाविक सी बात है, ये फैक्चुअल बात है कि जहाँ पे भी कुछ लोग बनेंगे ट्रिलियनर तो ऑटोमेटिक है कि गवर्नमेंट पे नियंत्रण बढ़ जाएगा। उनके अकॉर्डिंग नियम, कानून, रेगुलेशन बनने लगते हैं, जो भी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक संस्था के लिए अच्छा चीज़ नहीं है। उसमें कुछ-कुछ नाम्स हैं, जेफ बेजोस हैं, मार्क ज़करबर्ग हैं, वेन चेनसांग है, बर्नार्ड आर्नोल्ट है, ये सब नाम याद रखिएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं बताइए, सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप बताइए। ओलिगार्की का बढ़ रहा है तो शासन पे नियंत्रण बढ़ रहा है, तो शासन पे नियंत्रण बढ़ने से कहीं न कहीं जो वेलफेयर स्कीम्स होती है या जो वेलफेयर अप्रोच है गवर्नमेंट का, वो कहीं न कहीं लैग करेगा। इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? इसको कैसे आप इसको हैंडल करेंगे? क्या होना चाहिए आपका आइडिया? तो बताइए। टैक्स इंक्रीज करेंगे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पे। वेरी गुड। और टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं, बिल्कुल। टैक्स इंक्रीज और हम लोग सर बोलते हैं सरचार्ज। एक सीएसआर होता है सर, उसको बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? सर एक सीएसआर जो रेट होता है, ऐसे कंपनियों से सरकार लेती है। कौन सा रेट? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। जी जी सर, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आता है। अच्छा सीएसआर, हाँ वेरी गुड, जी चलिए ठीक है। सर डिजिटल टैक्स और क्या सर धारणा है सर? और सर एम्प्लॉय का सैलरी जो है वो कंपनी के ग्रोथ के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे इंडिया में देखा गया है कि पिछले 3 सालों में कंपनी का तो ग्रोथ हुआ है पर सैलरी में रिस्पेक्टिवली नहीं हाँ, ग्रोथ जो हुआ है। उसमें जो कंसर्न्ड एम्प्लॉय है, उसका सैलरी ग्रोथ उस रेशियो में नहीं बढ़ा है। 12% के करीब कंपनी बढ़ी है, लेकिन 3-4% ही सैलरी बढ़ाई गई है। तो ऐसे ठीक ईयर है। वाइज और प्रोग्रेसिव टैक्स क्रोनी कैपिटलिज्म और एक जो काला धन वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसके लिए एक नियामक संस्था गठित की जा सकती है। रेगुलेटरी बॉडी, ओके। सर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अधिक से अधिक जोर दिया जा सकता है, उसके साथ ही क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
क्रिएटिव इकोनॉमी सर पब्लिक ट्रस्ट एक्सपेंडिचर पे। सिद्धांत हम्म, को भी सर तो टोबिन गवर्नमेंट टैक्स हाँ टोबिन टैक्स भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो यही सब है उसको आप सर और ये सर बताइए सर हाँ बोलिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, हम्म, और एंटी करप्शन एजेंसी को है ना स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हाँ उसमें ये प्रयास हो कि कहीं भी टैक्स इवेजन नहीं हो। नहीं हो, ठीक है, वो ध्यान दिया जाए। दूसरा दूसरा जो लोन सैंक्शन होता है उसमें भी लंबे समय तक जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़ी कंपनियां होती है उसको लेकर रखी रहती है और सरकार को बर्डन करना पड़ता है, तो वो भी ध्यान रखना होगा। और न्यू प्रयास ये हो स्टार्टअप कि को जो गवर्नमेंट की जो ये लोग के स्कीम्स है उसमें जो वेलफेयर से संबंधित स्कीम को भी लिया जाए। उसमें ये टर्म एंड कंडीशन हो कि अगर मान लीजिए कि अगर वो 1 लाख करोड़ रुपए प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसमें 30% 40% जो सीएसआर मात्र भी कितना है सीएसआर सर अभी लगभग 2% हार्डली 2 या 2.5%। 2% है। तो ये कितना आयरनी वाली बात है कि ओनली 2% है। तो एक तो चलिए सीएसआर तो अलग चीज हो गया, लेकिन साथ साथ उसमें ये रखा जाए कि अगर वो कहीं 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसमें 30% वो वेलफेयर से संबंधित ऐसा हो कि जहाँ से वेलफेयर जो भी स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इसके अलावा मेडिकल संबंधित हो या रोड्स हो, उससे संबंधित जो भी जन जीवन से जुड़ा हुआ सर प्लान हो उस पे वेलफेयर काम स्कीम किया के सकता। अलावा ये भी किया जा सकता है कि प्राइवेट जो कंपनीज है वो निवेश करें और लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। वो जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप में वो निवेश करें अलग अलग छोटे छोटे कंपनीज को जो बड़ी कंपनियां हैं। सर मैट इंटर्नशिप का ऑफर एंजल दें, इन्वेस्टर रोजगार बनने का के लिए इनकरेज किया लोगों जाए। को। ठीक है, यही सब और पॉइंट्स सर है, इसको इसके आप ध्यान अलावा रखेंगे। सर जो गांधी जी हाँ का वो ट्रस्टीशिप का मॉडल था या फिर हाँ वॉरेन बफेट मॉडल या बिल गेट्स का जो उस, मॉडल है वैसे इनकरेज किया जा सकता है। बिल्कुल उसका भी कर सकते हैं। सर ठीक है, गिग यही इकोनॉमी सब भी हाँ चिंता का विषय है। हाँ, तो यही सब पॉइंट आप लिखिएगा उसमें बिकॉज इसमें मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभी महंगाई का बात हो रहा है। अब देखिए मैं मॉक इंटरव्यू लिया था, उसने पूछा कि क्या रेट है। अगर थोड़ा सा भी आप स्टैंडर्ड रेट क्या है महंगाई का, आरबीआई क्या डिसाइड किया है, तो जब आप पढ़ते रहते हैं ना तो ध्यान रहता है हाँ और क्या है आइडियल रेट कहा गया है 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। अभी जो 0.25 रह गया है, हालांकि कहा जा रहा है कि नहीं ये तो इसको 0.25 है तो उससे क्या नुकसान है। ये देखिए 6.5% बढ़ा, कहने का मतलब ये कि एक्चुअल जो अभी जो आरबीआई का रिपोर्ट है ये 0.25 ही रहा है, जबकि होना कितना चाहिए महंगाई। जब महंगाई भी एक स्टैंडर्ड रेट से घट जाए वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। उससे क्या नुकसान होता है। ये रेपो रेट है ना, इन्फ्लेशन रेट महंगाई रेट सर नहीं है ना। डिफ्लेशन डिफ्लेशन है, ये महंगाई तो 4+2 ये रेपो रेट वाला है। नहीं तो ये रिटेल ही है, रिटेल इन्फ्लेशन रेट है। इन्फ्लेशन है, बहुत ठीक बोल रहे हैं आप। ग्रोथ नहीं होता है सर, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने लगेगी। जो हाँ फिलिप कर्व जो बोलता है। सर तो महान जो इकोनॉमिक्स थे जॉन मेनार्ड कीन्स, उनका कथन था इन्फ्लेशन इज अनजस्ट एंड डिफ्लेशन इज इनएक्सपेडिएंट। तो इन्फ्लेशन से भी सर इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन एक लेवल से नीचे जाता है तो लोग और दाम कम होने के इंतजार में खर्च नहीं इन्फ्लेशन से करते हैं ज्यादा और एक डिफ्लेशन विशियस होता है। साइकिल में इकोनॉमी फंस जाता है। हाँ कहने का मतलब कि सर्कुलेशन ऑफ मनी रुक जाता है। मनी का प्रवाह जब हाँ रुकेगा मार्केट में, जब मनी का फ्लो नहीं होगा तो उससे क्या होगा इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट की ओर जा सकती है, जो कि हाँ किसी भी इकोनॉमी किसी भी कंट्री के लिए अच्छा बात नहीं होता है। तो एक उसका इसलिए आइडियल रखा गया कि 4 से 6 के बीच में हो। और देखिए यहाँ पे 4% होती है तो ग्रोथ रेट भी बढ़ता है कि अगर मान लिया जाए कि 6.5 है तो ग्रोथ रेट 4% है तो 10.5% का ग्रोथ रेट रहेगा जीडीपी का। तो ये बात किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, डिफिनेशन, इन्फ्लेशन क्या है, स्टैग्फ्लेशन क्या है, आरबीआई का क्या पॉलिसी है, रेपो रेट क्या है, कौन डिसाइड करती है,
एमपीसी वर्किंग पॉलिसी कमेटी फिर से हमको लगता है इस बार घटेगा, रेपो रेट कितना है तो सब ध्यान रखेंगे और क्या उसका असर पड़ेगा। महंगाई कम होने से क्या होगा, वही नॉमिनल ग्रोथ उसका क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी घटेगा नहीं घटेगा, साथ साथ कॉर्पोरेट आय भी घटेगा, ये सब बातें हैं। सर्कुलेशन ऑफ मनी घट जाएगा, सबके साथ मनी होगा तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो सकती है, ये सब आप बात करेंगे। बताइए। इसके अलावा सर एक लेवल से नीचे अगर डिफ्लेशन होता है तो लोग इन्वेस्ट करने के बजाय उसे बैंकों में रखना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ, ताकि वो फिर वो क्योंकि बैंक इकोनॉमी का क्या है ना इंटरेस्ट से फिर, ज़्यादा इनकम होने लगेगा। हाँ बिल्कुल, बैंक रेट ज़्यादा आ जाता है। ये सब बातें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए एक डिजिटल पर्सनल डेटा हम लोग 50 तो करते रहते हैं, कैसे अधिक से अधिक हमारा डेटा प्रोटेक्शन किया जाए। आर्टिकल 21 अच्छे से इंश्योर हो, केस पुट्टास्वामी केस में कैसे, इससे पहले और भी संबंधित कौन-कौन से बिल हैं। आईटी आपका एक 2000 है, फिर आईटी रूल्स आया था 2021 में आया था। सेक्शन 66 है सर, आईटी एक्ट 2000 का। हाँ बिल्कुल, उसको सेक्शन 65 है कि 56 है? 66 है शायद। हाँ 66 सॉरी, हाँ 66 है, 66 है, तो ध्यान रखेंगे। और अब इसमें अभी जो हम लोग सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड में कैसे हमारा डेटा प्रोटेक्ट हो, उसपे इंटरव्यू आपसे प्रश्न पूछ सकता है। उसमें अभी रिसेंटली संचार साथी को लेकर के बहुत बवाल हुआ, आप लोग न्यूज़ सुना ही होगा। तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए, आप कैसे अपना डाटा का प्रोटेक्शन करेंगे, उससे संबंधित कौन-कौन से गवर्नमेंट की स्कीम्स है, कौन-सा सेक्शन है, कैसे राइट टू प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो, ये सब बातें ध्यान रखना है। उसमें अवेयरनेस की बात हो कि अवेयरनेस अधिक से अधिक फैलाया जाए, किसी भी तरह का अनवांटेड लिंक्स, अनवांटेड कॉल्स को अटेंड नहीं करें, रेगुलर समय पे अपना फ़ोन्स को अपडेट करते रहेंगे। जो नया-नया एंड्रॉइड वर्ज़न आता रहता है या आईओएस वर्ज़न, उसको अपडेट करते रहना है। अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, किसी तरह का अनवांटेड कॉल्स नहीं उठाना है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएटरीज़ है, क्योंकि आज भी जो अपने आप को आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, टीएसपी, दोनों में अंतर समझते हैं ना? आईएसपी या टीएसपी में दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। नो सर, बता दीजिए एक बार। एक का इंटरनेट सर जो स्पेक्ट्रम से सर जियो है सर, और एक जो प्लेटफॉर्म हम ऐप्स यूज करते हैं वो इंटरमीडिएट हो। नहीं, मतलब इंटरनेट सर्विस है ना, ये टेलीकॉम, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। टेलीकॉम में जैसे कि आप मान लीजिए बात करेंगे, जो टेलीकम्युनिकेशन की जो बात होती है, उसमें हमारा चाहे जियो है, एयरटेल है, इसमें इंटरनेट सर्विस कंपनीज़ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इंटरनेट कौन प्रोवाइड करती है? एक तो मान लीजिए कि ये सब तो जियो फाइबर के तहत होता ही है, ऑप्टिकल फाइबर के तहत हो ही रहा है। तो जो इंटरमीडिएट कंपनी है, जैसे वो अपना पल्ला झाड़ लेती है। जैसे चाहे मान लिया आपका फेसबुक हो, चाहे इसमें आप न्यूज़ में रहा था कि सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होंगे, चीफ कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे, कि सारा अगर किसी तरीके से आपके एप्लीकेशंस पे वो क्या कर देते हैं फेसबुक वाले कि ये आईएसपी की गड़बड़ है कि उसने इंटरनेट दिया या टेलीकॉम, उनके माध्यम से ये कंट्रोल होगा। किसी तरीके का इलीगल अगर न्यूज़, अगर आज की दुनिया में क्या है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर गलत तरीके से डीप फेक इमेज या डीप फेक ऑडियो या वीडियो वायरल हो गया, तो उसको आज भी कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। जो हमारा डेटा है वो, तो उसमें जो ओरिजिन सोर्स से हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं। इंटरमीडिएट जो रूल्स आया 2021 में, उसमें चीफ कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उसको तुरंत 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को। वो सब चीज़ें अभी नहीं ढंग से मतलब इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। आज भी हमारा डेटा बहुत सुरक्षित नहीं है, जो भी सोशल मीडिया पे है, तुरंत वायरल हो सकता है या उसको डीप फेक किया जा सकता है, शैलो फेक किया जा सकता है। तो उसमें उस जो इंटरमीडिएट रूल्स है 2021, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जाए। उसके अलावा ये आपका आईटी रूल्स या आईटी एक्ट, इसको भी अच्छे तरीके से साथ-साथ जो उसका अपना सेटअप कंपनी कहा गया था कि जो भी फेसबुक है, उसका भी एक अपनी कंपनीज़ हो और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे।
अभी भी वो इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट इसमें अभी एप्पल भी विरोध किया था संचार साथी को लेकर के, हम नहीं करेंगे। तो मनमानी है अभी भी, तो वो कैसे होगा दूर? इसमें आप एक बात ज़रूर करेंगे कि इंडिजिनस ऐप्स भी हम लोग यूज़ करें, उसके तरफ से यूज़ कर जाएँ। जैसे वहाँ अमेरिका में, चाइना में क्या है कि ज़बरदस्ती ही तो किया गया है। अब वो ऑस्ट्रेलिया में बैन किया गया है कि 16 साल से जो भी बच्चे हैं, उसको नहीं करना है अभी यूज़। तो ये चैलेंज होने वाला है कि आज के समय में डिजिटल डेटा, जो भी आपका डेटा है वो प्राइवेसी, तो कुछ-कुछ उससे संबंधित फैक्ट्स ध्यान रखेंगे। जैसे सेक्शन 66 हो गया आपका, आईटी एक्ट 2000 हो गया, आईटी रूल्स हो गया। अब बात क्या करना होगा कि कैसे सुझाव करेंगे, तो अवेयरनेस की बात हो, अनवांटेड लिंक्स पे नहीं हो। साथ-साथ अभी जो I4C है, I4C जानते हैं ना? ये संस्था है, सर्न है। साइबर क्राइम कंट्रोल हाँ, कोऑर्डिनेशन सर्न है। सेंटर। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, इसको वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर ही रही है। बाकी साइबर पुलिस स्टेशन भी है। तो इसी तरीके ऑनलाइन से प्रयास उसके अलावा फेक इमेज, ये डीप फेक, शैलो फेक, ये भी है, उसको कंट्रोल करना होगा। ये बुलिंग कि नहीं हो, ट्रोलिंग का चीज़ें होता है, तो उसमें आजकल तो डिजिटल डिटॉक्स का भी बात होती है। इससे संबंधित है कि आप पॉइंट 2 पॉइंट, एक तो गवर्नमेंट का कौन-कौन सा स्कीम्स है उससे संबंधित, गवर्नमेंट की कौन-कौन सी पॉलिसी है, कौन-कौन सा रूल्स है कंट्रोल करने का, और एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर क्या-क्या कर सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई न्यूज़ फैल गया या किसी का डेटा, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे या कैसे डिजिटल अवॉइड करेंगे, तो ये पॉइंट आप रखेंगे। डिजिटल क्लियर है? अरेस्ट के तरह सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने हाँ, बनाया है कि नोडल अथॉरिटी वही रहेंगे, न्यूज़ में भी था। तो जो अब मान ली न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित आप अपना एक नोट्स, कैसे भी प्रश्न हो तो आप जवाब देने में सक्षम हो। 3-4 पॉइंट तो कोई उतना टाइम है भी नहीं। 3-4 पॉइंट ही सुनेंगे, 2 पॉइंट सुने, आके लाइन पे जा रहा, ऑन द लाइन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरव्यू का यही तो है, 12 से 15 मिनट इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। तो दोनों फैक्चुअल भी ध्यान रखना है, कंसेप्चुअल भी ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली जो न्यूज़ में चल रहा है, उससे संबंधित। ये समुद्रयान, गगनयान, समुद्रयान, गगनयान, फिर आपका भारतमाला है, सागरमाला है, पर्वतमाला है, तो कन्फ्यूज़ नहीं सर होना, सब अलग-अलग चीज़ें हैं। सर यदि क्या? किसी सेक्शन का नाम हम बोर्ड मेंबर के समक्ष बोलते हैं, जैसे ये बीएनएस का 303 है, 316, 17, 18 जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, हाँ, तो हाँ। क्या उसके बारे में डेप्थ से भी पूछा जा सकता है कि नहीं, सदर नहीं, वगैरह? नहीं, नहीं, आपसे एक्सपेक्टेशन ही उतना नहीं। अगर आप बस बता दिए, सॉरी, धारा बता दे रहे हैं, सेक्शन बता दे रहे हैं, यही बहुत है। आपसे उतना एक्सपेक्ट वो नहीं कर रहे हैं। ये है, ये समुद्रयान अभी मत्स्य 600 ये भी काम चल रहा है और ये स्वदेशी इंडिजिनस प्रयास किया जा रहा है। इसका क्या काम है, जो भी रेयर अर्थ मेटल्स है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, पीएम, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स बोलते हैं उसको भी रिसर्च करना है। रेयर अर्थ मेटल्स है, उसको ढूँढना है। कहा जाता है कि जितना अंतरिक्ष उससे खतरनाक, मतलब ज़्यादा समुद्र में उसमें रिसर्च करना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और साथ-साथ उतना ही अधिक वो मिस्टीरियस है। स्पेस से बहुत कई गुना मिस्टीरियस आपका मैरीन साइंस है और समुद्र के नीचे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ये भारत सरकार का प्रयास है कि समुद्रयान के माध्यम से ये बनाया जा रहा है। एनआईओटी एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई में। समुद्रयान का मत्स्य 2 सिस्टम बनाया जा रहा है और वो समुद्र के नीचे जाएगी, उसमें साइंटिस्ट भी रहेंगे। एक्वानॉट उसको बोलेंगे, जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो एस्ट्रोनॉट, नीचे जाएँगे वो एक्वानॉट हैं। वो जाएँगे, उस पर रिसर्च करेंगे और रेयर अर्थ मेटल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ये सारा बात तो उस पे प्रयास किया जाएगा, ढूँढने का प्रयास किया जाएगा। ये न्यूज़ में था इसलिए। और बाकी भारतमाला, पर्वतमाला वो सब तो जानते ही होंगे आप लोग। क्या? पर्वतमाला जानते हैं ना? क्या है पर्वतमाला? सर नेशनल हाईवे बनाने की योजना है इसकी। सर रोपवे लगाना है सर, रोपवे। हाँ, रोपवे लगाना है। केबल नेशनल हाईवे नहीं, रोपवे का बात है। वो रोपवे के माध्यम से जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसको जोड़ने का प्रयास है।
उसके जो कनेक्टिविटी है उसको आसान किया जाएगा। सर हाल ही में कैमूर में भी लगाने की चर्चा हो रही थी, जो मुंडेश्वरी देवी हाँ, मंदिर है। बिल्कुल, बिल्कुल चर्चा हो रही थी। तो और राजगीर में तो है ही, तो और सबसे पहले कहाँ अभी रोपवे वाराणसी में भी लगा हुआ है, पता है कि नहीं? यस सर, वाराणसी अर्बन गोदौली चौराहा से फ्रंट तक। गुड। बाका ये देखिए हम बात कर रहे थे डिजिटल डिटॉक्स की बात हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का 16 साल से नीचे, लंदन में भी डिजिटल डिटॉक्स आज आने वाला समय में यही होगा। आने वाला 10 साल में फिर अब ये डॉक्टर का भी क्लिनिक खुलेगा, काउंसलिंग होगा, मोबाइल का लत कैसे छुड़ाएं। बुजुर्ग का भी हालत सबसे टिपिकल तो वहाँ पे है कि ओल्ड पीपल को आप वहाँ उसको तो पढ़ने भी नहीं कर सकते हैं कि तुम पढ़ाई करो, वो पढ़ लिख लिया, आप क्या पढ़ेंगे? उनको भी लत लग रहा है, तो ये भी न्यूज़ में आ रहा है। ये सब डिजिटल डिटॉक्स की बातें हैं। केरल सरकार ने ऐसा क्लिनिक खोला है, बचाया है, डिजिटल मेडिसिन सेंटर खोला गया है। तो इसमें आप यही बात करेंगे या बच्चा वाला बात होगा या अभी कैसे लत छुड़ाया जाए? तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, केरला गवर्नमेंट का इस तरह से प्रयास किया गया है एंड गवर्नमेंट या प्रशासन अपने स्तर से कर सकती है। उसको कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। ये गवर्नर साहब का संजय मल्होत्रा इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने बताया सारा बात। बैंक मर्जर का प्लान चल रहा है कि 3 पूरे ग्लोबल लेवल पे बैंक बनाने का प्लान बन रहा है, उसे मर्ज करके बनाया जाएगा। अभी एसबीआई को 3 नया बैंक, अभी कितने बैंक हैं? 12 बैंक है, तो उसमें से मर्ज करके बनाया जाएगा 3 बैंक। प्रयास से बाकी सब बात की गई है, उसको पढ़ लीजिएगा। सब बड़े-बड़े लोगों का इंटरव्यू पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ने से आपको आइडिया मिलेगा, वो क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या थॉट्स है। इनका देखिए चाहे डिजिटल कॉइन को लेकर के हो या बिटकॉइन को लेकर के हो, क्रिप्टो करेंसी को लेकर के है, क्या डिमांड है। अभी रुपया 90 रुपए के पार चला गया है। ये देखिए कितना बेहतर, अगर इंसान ही समझ ले कि गाय ज़रूरी है, मतलब एआई समझ ले कि गाय ज़रूरी है इंसान, वही वायरस है, कितना खतरनाक हो सकता है। जब आप चुनौतियाँ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एआई, बेनिफिट तो एआई पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एआई भी एक है। उसमें खर्च करने की बात हो रही है, तो गंभीर मुद्दा है ये। उसमें इस पे आने वाले 10 साल में, 20 साल में ये चीज़ तो होना ही है। मैक्सिमम 50 साल बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस पे भी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एआई है। बाकी एआई का क्या बेनिफिट्स है, क्या एआई रोज़गार खा सकती है? इस पे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि एआई किस हद तक अभी ग्लोबल इकोनॉमी को हैम्पर कर सकती है? उसमें आपका क्या जवाब होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले एलन मस्क का भी इंटरव्यू था, उन्होंने भी कहा कि आने वाले समय में अब ये एक ऑप्शन बन जाएगा, जॉब एक ऑप्शनल हो जाएगा, जिस तरीके से एआई का डेवलपमेंट हो रहा है। क्या सुना है कुछ आप लोग? बताइए इसका जवाब, आंसर बताइए। एआई किस हद तक ग्लोबल इकोनॉमी को हैम्पर कर सकती है? यस सर, ये एम्प्लॉयमेंट पर असर डाल सकती है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट थी जिसमें बताया गया था कि 85 मिलियन जॉब्स पूरे वर्ल्ड में खत्म होंगे। 85 मिलियन, ओके। यस और सर। उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको काउंटर इस किया जाएगा? वर्ल्ड क्या इकोनॉमिक फोरम की भी एक और रिपोर्ट बाद में आई थी, उसमें ये भी बताया गया था कि 94 मिलियन नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि बिग डेटा और एआई बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से, तो उसके लिए स्किलिंग की जरूरत होगी, हमें अप स्किलिंग की जरूरत होगी। बिल्कुल। ये आप सर इसमें वित्त बता सकते मंत्रालय की भी रिपोर्ट है। वित्त मंत्रालय ने बोला है कि एआई जब आएगा ना, तो जो मशीन लर्निंग का क्षेत्र है उसमें 15% तक रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अच्छा। और इसके अतिरिक्त सर उसके लिए स्किलिंग भी होगा, और जो अभी कौशल विकास विश्वविद्यालय भी खुल रहा है तो उसके माध्यम से स्किलिंग किया जाएगा। तो ये सर सहायक के रूप में काम करेगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। जैसे कंप्यूटर भी आया था 1990 में, तो कहा गया था कि रोजगार चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो यही सब पॉइंट रखना है इसलिए। और ये कॉम्प्लिकेशन का जब बात होगा तो ये कॉम्प्लिकेशन है, ये हेल्थ केयर सेक्टर का है। अभी भी स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। 1000 आबादी पे 1.6 अस्पताल है, होना कितना चाहिए? डॉक्टर्स का भी है उसमें रेशियो दिया हुआ है, क्या जानते हैं आप लोग? डॉक्टर्स का भी है 1000। 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए सर, WHO के अनुसार। हाँ, लेकिन भारत में अभी पढ़ कुछ लीजिए। पहले डाटा आया है कि लगभग 811 लोगों पर एक डॉक्टर हो शायद है। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक डाटा आया था। एक डॉक्टर पे सर हाल ही 811 में जो भारत सरकार जो डाटा पब्लिश किया गया है कि डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसका मेन रीजन है कि जो भारत सरकार अब है ना, जो आयुष मंत्रालय का यूनानी है, योद्धा हो गया, होम्योपैथी हो बिल्कुल, गया, वो बिल्कुल, बिल्कुल, आयुष। सभी डॉक्टर को इंक्लूड करते हुए संख्या बता रही है। लेकिन अभी भी अगर ये एलोपैथी डॉक्टर देखा जाए तो उसकी संख्या कम ही है। कमी तो है। डाटा में तो सुधार हुआ लेकिन रियली में सुधार नहीं हुआ। हाँ, तो उसको वही अभी हेल्थ सेक्टर को भी हम लोग को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। इस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में दिखा था, तो वही बात हो रहा है कि एक संभावना है, इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, चाहे वो CSR के माध्यम से हो या PPP के माध्यम से हो। बिहार में उसकी स्थिति और भी खराब है, वहाँ एटलीस्ट 811 पे 1 है, यहाँ तो उससे भी खराब है। बेड का स्थिति भी खराब है। ये ट्रम्प का प्लान है, न्यू गजब प्लान। आप लोगों ने सुना होगा, रिवेरा मॉडल बोलते हैं इसको। कितनी आयरनी वाली बात है ये, कि ये आयरनी ही है मानव सभ्यता के लिए। पहले तोड़ दो, फिर उसको बनाओ, उसमें जो भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसमें आप लोग देखिए, इसका आप आंसर मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि रिवेरा मॉडल क्या है, आप इसे किस हद तक सही मानते हैं? बताइए क्या जवाब दीजिएगा? ये मानव सभ्यता के लिए कितनी बड़ी सीख है? पढ़ा है आपने, जानकारी है इसके बारे में? इसमें यही है कि देखिए, अमेरिका का प्लान है कि रिवेरा मॉडल के तहत हम फिर से गाजा को डेवलपमेंट करेंगे। उसमें हाँ, रीडेवलपमेंट करेंगे, रिनोवेट करेंगे, और कुछ जैसे कि पाकिस्तान भी, अरबियन कंट्री, सऊदी अरब, वो सभी इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेकिंग फोर्स भेजेंगे वहां पे, ताकि हाँ, फोर्स भी भेजेंगे, बिल्कुल। और बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है, उसके डायरेक्टर अमेरिका ही रहेगा, उससे खुद डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। साथ-साथ उसमें टैक्स का छूट रहेगा, ये सब बात किया गया है। लगभग जो वर्ल्ड बैंक ये प्रोजेक्ट किया है कि लगभग 5.8 लाख करोड़ रुपया। यही सब बातें हैं, गाजा देख लीजिए क्या है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि पहले उसको तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाहे वो जितने भी एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचने में हुआ, उसके बाद अब इंफ्रास्ट्रक्चर करने में हो। वोटिंग इसमें, हाँ, वोटिंग हुआ था, तो उसमें इंडिया क्योंकि मेंबर नहीं था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ना परमानेंट ना नॉन परमानेंट, इसलिए इंडिया वोटिंग नहीं किया। जबकि शायद ये रूस और चाइना एब्सेंट रहे थे, वोट नहीं किए थे। तो ये प्लान बना है, देखिए कितना सक्सेस होता है। लेकिन मानव सभ्यता के लिए ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक तरफ से अगर जहाँ नुकसान हुआ है तो फिर वहाँ डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। लेकिन अगर देखिएगा सोसाइटी की तरफ से, सोशल ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ से, तो अच्छी बात नहीं है कि हम तोड़ बना रहे हैं, वो चीज़ है। इस तरीके से अगर जिस समय हम लोग नुकसान कर रहे थे, उस समय हम लोग एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया, तो क्या सीख ले सकते हैं? इतिहास वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले, इतिहास से हम लोग क्या सीख लेते हैं? ये सीख लेते हैं कि कुछ सीख नहीं लेते हैं। ये भी विडंबना है, कैरनी है। चाहे वो कोविड-19 हो, तो स्पेनिश इसका फ्लू हो। अमेरिका का अधिकार हो जाएगा गाजा पर? नहीं, नहीं, अधिकार नहीं होगा। ये पहले प्लान था प्रोजेक्ट कि है। गाजा को पूरी तरह से खाली करवा दिया जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ के पॉपुलेशन को कहीं कंज्यूम नहीं कर पाया गया, तो फिर उसको वहीं बसाया जा रहा है। नहीं तो अगर वो मिस्र में या अदर किसी कंट्री में शिफ्ट हो जाते तो गाजा को खाली करवा दिया जाता। सर इसमें अरब देशों से भी तो अपील की गई थी सर।
कि अपन जो गाजा के पब्लिक है वो अरब देश अपने यहाँ ले ले, या उसमें अपना अधिकार जताए, हाँ, सबको साथ में रखे। वो प्रपोज्ड अमेरिका प्लान द्वारा था। अपील की गई थी। पर अभी रीबिल्ड करके उन्हीं को बसाया जाएगा। ठीक है, यही है। बाकी और भी न्यूज़ जो हैं उसको आप एक बार पढ़ लेंगे, दिखा दे रहा हूँ, तो थोड़ा-सा देख लेंगे। रिपोर्टेड पर्सनैलिटी का बात है, उसमें एडिटोरियल है, इसको देख लीजिएगा। साइंस एंड टेक से संबंधित है। कुछ बिहार का तो नवंबर में ज़्यादा कुछ रहा नहीं है क्योंकि इलेक्शन मंथ था। ये ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं रहा है। सर वो न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या मेन मकसद है, वर्तमान में कुछ अगर हुआ है, उसका इनिशिएटिव लिया गया है, फॉरेन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, एनेक्स 1, एनेक्स 2 कंट्री, तो अभी ये जानकारी है, तो आप वहाँ पॉइंट रख दीजिएगा, 2 पॉइंट समझ में आ जाता है उनको कि आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। 20 साल से 30 साल से यही करते हैं वो। जैसे कोप 30 का आउटकम ही पूछा गया और हमने 3 पॉइंट बता दिया, उसके बाद हमको 3 ही पता था और हाँ, फिर तो भी बोर्ड कोई बात मेंबर नहीं। चुप हैं, तो आगे हाँ, आप कुछ बोल कुछ दीजिएगा। हाँ, नहीं, आप बोल दीजिएगा, सॉरी सर, मैं भी इस समय इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ। मैं इसे देख लूँगा, मैं इसे पढ़ लूँगा। सर अगर इस प्रश्न का उत्तर मुझे हेलो सर, अगर आप अगर पहला दूसरा प्रश्न मेरा मतलब छूट गया हो, नहीं बता पाया हूँ, और उसी प्रश्न का उत्तर मुझे 9वां 10वां मिनट में फिर से याद आ गया, तो परमिशन लेकर सर बता सकते हैं सर, उसका ये आंसर था, अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इस टाइप का सर कुछ। नहीं सर, अभी क्लास करने गए थे, तो उसमें बोर्ड मेंबर बता रहे थे, एक्स बोर्ड मेंबर थे वो, तो बताए थे कि अगर आपका 2-3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन कोई छूट गया है स्टार्टिंग में और आप अनुमति लेके उसको दोबारा बताना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं वहाँ अब पे। मान लीजिए मेंबर आपसे अगर वो सुनने के यतीम होगा तो ठीक है, मान लीजिए ठीक है। चौथा मेंबर का प्रश्न, मान लीजिए दूसरा मेंबर का प्रश्न था, अब चौथे पे चले गए हैं। हाँ, आपका इंटरव्यू खत्म होने वाला है, तो आप उस समय बोल सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि सेकंड मेंबर खत्म किया है और अभी आपका क्वेश्चन चल रहा है फोर्थ मेंबर से, ठीक? अब आपको याद आया, तो उस समय नहीं करना है। हाँ, जब इंटरव्यू आपसे 1 से लेकर के चौथा मेंबर चारों पूछ लिए हैं, उसके बाद आप वहाँ पे अगर आपको गैप मिल रहा है, सॉरी सर, बोल दीजिए। तो उस समय मैं भूल गया था, तो लास्ट टाइम जाते वक्त बोल। हाँ, ऐसे बीच में देखिए, क्योंकि जैसे ही खत्म होता है ना आपका, जैसे फर्स्ट मेंबर पहले चेयरमैन पूछेंगे, चेयरमैन से फिर देंगे फर्स्ट मेंबर को या सेकंड मेंबर को, तो वो तो तुरंत पास होता है। हाँ, उसमें अगर उसी समय याद आ गया लास्ट में ही, सेकंड मेंबर ही पूछ रहे थे, सेकंड मेंबर का क्वेश्चन था और थर्ड मेंबर पे स्विच होने से पहले याद आ गया, तब बता सकते हैं। लेकिन स्विच हो गया है, फिर बताना लास्ट में बताइए, फिर मेरा जो सलाह होगा। हाँ, सर उसका इम्पैक्ट सर कैसा पड़ेगा लास्ट में, अगर बता रहे हैं तो सकारात्मक या नकारात्मक, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, उतना बोलने की जरूरत था इनको कि नहीं बोलने की जरूरत था, या चले जाना? बेहतर होगा कि उस समय जब मेंबर पूछ रहे थे, उसी के लास्ट में अगर बता दिए तो गेनिंग पॉइंट है। लास्ट में अगर थोड़ा वो कैजुअल होते हैं तो बताइए, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। देख लेंगे वहाँ का कैसा मूड है, कैसा माहौल है ना? बहुत कुछ समझना सोचना पड़, मान लीजिए वहाँ, इसलिए देख करके ही बताना है। ओके सर, अगर मेरा जैसे वॉचिंग मूवीज मेरा हॉबीज है, तो जैसे जो बोर्ड मेंबर है वो तो मतलब 60s 70s के, तो उनके तो मूवीज भी पुराने होंगे, तो वो क्वेश्चन अगर वहां से पूछना स्टार्ट करेंगे तो इसको मतलब थोड़ा ऐसा नहीं कर सकते कि कंटेम्प्रेरी मूवी देखना पसंद है, ताकि अगर क्वेश्चन पूछे तो उसमें मैं बोल सकूं कि उस टाइम की मूवी बहुत कम देखी है, या फिर कुछ और आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए मूवीज, तो मान लीजिए ऐसा कुछ मूवी जो होती है ना, यूनिवर्सल मूवी होता है, मान लीजिए, तो आपसे अगर पूछेंगे भी तो यूनिवर्सल मूवी जो सभी लोग देखा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ देंगे ओल्ड वाले में ही। अगर वो पूछते हैं, अगर आप देखें इस्लाम बॉम्बे है ना? अब हर एक टाइम का कुछ फेमस मूवीज रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे 2000 से 2010 के बीच डिकेड का, तो उसमें 3 इडियट्स 9 में आया था। उस समय अलग-अलग डिकेड्स का कुछ फेमस मूवीज है, उस पे वर्कआउट कर लीजिए। हाँ, उसको निकाल लीजिए, उस पे काम कर लीजिए, क्योंकि आपका हॉबीज है। तो मान लीजिए अगर शुरू करेंगे 50 से, तो कुछ निकाल लीजिए।
2-3 क्योंकि मूवी शोले होगा। वगैरह पूछ देंगे हाँ, तो फिर हाँ, थोड़ा-सा अपना अब सलाम अबे अब मान लीजिए एक समय लगान था, उस समय चर्चा में रहा, एक समय 90s में, तो कुछ-कुछ मूवीज़ डीडीएल जो है उस समय रहा तो कुछ अभी रिसेंट में चर्चा में है होम बाउंड। होम बाउंड देखा है आपने? आधा देखा था फिर टाइम नहीं मिल पाया, मतलब देखा था बहुत थोड़ा-सा। अच्छी मूवी है, उसको देख सकते हाँ, हैं। अच्छी मूवी थी, मैं सोचा था ऑस्कर यही में भी लास्ट गया है मूवी सर देख ये। के हाँ, ऑस्कर में हाँ, वही नॉमिनेट सोचा हुआ था है कि लास्ट क्लासिफाइड। मूवी हाँ। इस क्योंकि वो तरह पूछते देखिए हैं ना कि लास्ट मूवी आप हुँ, कौन देखते हैं, तो सोचा कि यही हाँ, मूवी सबसे बढ़िया रहेगा, थोड़ा वो इंस्पिरेशन टाइप। ओके। ठीक है, नेक्स्ट एनी मोर क्वेश्चन्स? सर हम इंटरव्यू दिए थे तो एक बोर्ड मेंबर का आवाज हमको सुनाई ही नहीं दे रहा था, तो क्या करना चाहिए उस स्थिति में? उसमें आप ज़रूर बोलेंगे सॉरी सर, आवाज़ थोड़ा-सा नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप बोल सकते हैं, उसमें क्या है? और सुनने का प्रयास करेंगे। नहीं, हम तो लिप हुँ। सिंक उनका पढ़ रहे थे, लेकिन वो इतना धीरे नहीं, नहीं, बोल नहीं। रहे थे। नहीं, आप बोलिएगा सॉरी सर, बोलना तो पड़ेगा ना, फिर आप क्वेश्चन ही नहीं सुन पाएँगे, फिर जवाब नहीं दे पाएँगे, मार्क्स कट जाएगा आपका। और प्रयास करना होगा सुनने का। तो थोड़ा चेयरमैन वो है कहेंगे, अगर आप ये बात बोलिएगा ना तो चेयरमैन थोड़ा-सा कहेंगे, थोड़ा-सा ज़ोर बोल लीजिए, बच्चा को सुनाई नहीं दे रहा है, कैजुअल वे में, बोलते हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन बोलेंगे अपना तो फिर वो बोलेंगे। सर और वो लोग 2 क्वेश्चन के बीच में टाइम गैप नहीं, मतलब बोल ही रहे तभी दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया या ऐसे-ऐसे? देखिए, तो हाँ, तो पहला क्वेश्चन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन का जवाब देंगे। उनको सुनना है, बोलना कम है। मान लीजिए वो दूसरा क्वेश्चन पूछ दिए, पहला क्वेश्चन का पूरा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर दूसरा क्वेश्चन पे सुन लेंगे उनका। दूसरा क्वेश्चन सुन के फिर जवाब देना शुरू करेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ दिए, तो फिर सुनने लेंगे हम चुप हो जाएँगे। यही करना है, एटिकेट। ओह! सर एक इंसिडेंट है सर, कोई लड़का बोले वो हॉबी था उसका कुछ गाना-वाना गाना, तो उससे पूछे कि गाना सुनाओ, तो बोला कि सिर्फ़ गाना सुनते हैं, गाते नहीं हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट जाएगा? बहुत गंदा इम्पैक्ट है। आप गाना सुनते हैं, बहुत नंबर ही नहीं मिला होगा उसको तो, नंबर कट गया होगा, तब अच्छी बात नहीं है। आप अगर गाना सुनते हैं, आपकी हॉबी गाना सुनना, फिर भी 2 लाइन गुनगुनाने में क्या, गुनगुना दीजिए ना। कौन-सा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप प्रोफेशनल सिंगर हैं? बस गुनगुना दीजिए, कोई भी 2 लाइन। वैसे भी आदमी अगर प्रैक्टिस करता है तो गा ही लेता है, कौन बड़ा चीज़ है। अरे कौन-सा आपसे पूरा धुन ताल चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा जवाब देना ही नहीं है। ओके। सर एक बोर्ड मेंबर एक लड़का से पूछे थे, सीडीपीओ का इंटरव्यू हो रहा था तब, कि बताओ मस्तिष्क का विकास कब तक होता है, तो पता नहीं क्या बोला वो। तो पूछे एक बोर्ड मेंबर कि मेरा मस्तिष्क का विकास हो रहा था, बोला नहीं। अब देखिए मस्तिष्क का विकास अब ये बायोलॉजिकल मान लीजिए आप साइंटिफिकली बताएँगे तो रेगुलर विकास होता ही रहता है, उसमें बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती रहती है। दूसरा है कि सर अगर हम लोग इतना अधिक अध्ययन करते हैं जिस तरह से बॉडी का, उस तरह से आप जवाब ले जा सकते हैं 2 तरीके से, बायोलॉजिकली और उस पे जितना हम वर्कआउट करते हैं जिस तरीके से फिजिकली उसको रीड आउट कर रहे हैं, जितना अधिक रीड आउट कर रहे हैं, ब्रेन का यूज़ कर रहे हैं, उतना अधिक वो एक्टिव रहता है। बता नो, तो सकते है हैं सर वो कि उसको आदमी तो अंतिम समय तक सीखते रहता है सर, लेकिन हाँ, ब्रेन का बिल्कुल। साइज नहीं बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब सर कि इस तरह के सिचुएशनल क्वेश्चन अगर पूछ दिया तो फिर देखिए कैसे नहीं तो हम आपका जो थॉट्स जैसे मेरा थॉट्स क्या आया कि हम 2 तरीके से बोलेंगे सर। आज ये लिखा है सर तो अगर उसमें जो प्रक्रियाएँ सेल प्रोसेस होती रहती है, तो कहीं न कहीं उसका सर कुछ न कुछ उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। दूसरा है सर कि अगर हम लोग लर्निंग फेज़ करते हैं, जितना अधिक उसको करेंगे वो उतना अधिक एक्टिव रहेगा। हमारा ये जवाब हुआ। सब्जेक्टिव इंटरव्यू क्या है, सब्जेक्टिव आंसर है। आपका लॉजिक आपका डिपेंड करता है कि कितना अच्छा लॉजिक है, कितना बेहतर जस्टिफाई कर दिए हैं, दैट इज़ गुड आंसर। आप आपके एंगल से जो आंसर वो भी दे सकते हैं, उनको संतुष्टि होना चाहिए। नहीं होगा संतुष्टि, फिर उससे फिर क्वेश्चन पूछेंगे उससे संबंधित। या वहाँ पे तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाँ भाई भारत कब आज़ाद हुआ उसका आंसर ये है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव आंसर होगा। नहीं तो हो पर्सपेक्टिव तो चेंज हो सकता है, आप कुछ और सोच सकते हैं, उनका कुछ और हाँ, सोचना हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब वो फिर क्या बोलते हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे, उस हिसाब से अपना आंसर बिल्ड करेंगे, उसमें रिफॉर्म करेंगे। तो तो एनालाइज तो उसको बात उनको एग्री करेंगे, अगर एग्री करने लायक होगा तो। नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन सॉरी है।
फंसने लगे तो सॉरी बोल देना है। क्या जिससे जितना नॉलेज है उसके बारे में, अब उस एंगल से हमने सोचा नहीं, अब आइडिया नहीं है, जितना है बताया, जो हमारे थॉट्स से हमने वो बताया। ये तो कंसेप्चुअल प्रश्न है ना, अब ये इमेजिन करने वाली बात है। तो हमने ये 2 एंगल से सोचा, हमने बात रखा, उनको अगर नहीं जचा तो ठीक है, नहीं जचता है तो खुद बोलते हैं देखो है ना ऐसे होता है, यस सर यस सर यस सर, हो गया, एग्री कर लेना है, उसमें क्या है। सर एक और फेमिनिज्म का सवाल ही, खास करके दीप्ति मैडम वाला को कैसे हैंडल करना चाहिए? फेमिनिज्म का सवाल आएगा तो उसको तो मान लीजिए सोसाइटी के इस पर्सपेक्टिव से, एक विकसित सोसाइटी या एक विकासशील सोसाइटी में, समाज में तो बेहतर है ही, बाकायदा उसमें ध्यान रख लेना है सारा, कैसे उसको समेस्टेट करेंगे, चाहे वो जितने भी राइट्स हैं या कैसे सोसाइटी को डिपेंड करता है ना प्रश्न कैसा है, उसमें से थोड़ा सा पढ़ लेना है, वीमेन का जो भी स्कीम्स है, राइट्स है, और सोसाइटी का बराबर का अधिकार। हम वो नहीं क्या पूछ रहे, प्रश्न क्या है? ओवर फेमिनिज्म वाला जैसे सवाल पूछती है मैडम वगैरह, तो जैसे क्या, जैसे बताइए, प्रश्न बताइए। उनका तो बोर्ड बहुत कुख्यात है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब माइंड मत लेके चलिए। आप हर व्यक्ति का अलग अलग पर्सनालिटी है, आप अपना तैयारी कीजिए, जैसा जिस तरीके से आप प्रश्न का जवाब देते जाएंगे वैसा सब मोल्ड होता जाएगा। ये सब सोचना ही नहीं है, प्री कंसीव्ड थॉट लेके जाना नहीं है। आप समझिए कि हमको 10 मिनट खेलना है, अच्छे से खेलना है, हमने पूरा पढ़ के गया है, अच्छे से खेलेंगे, कोई बोर्ड मिले डजंट मैटर, अदरवाइज क्या होगा, जा दीप्ति बोर्ड का मैडम आ गया, अब तो गया मेरा। जैसे ही थॉट्स आया खत्म कहानी। ये थॉट्स डेवलप ही नहीं करना अपने अंदर, जो है सब कोई भी सारा मेरा बोर्ड बराबर है, ये आप लेके जाइए मान, ये सब मत सोचिए। सर कौन से बोर्ड ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है पिछले बाकी सालों में बाकी सारे कैंडिडेट से, वो सारे क्वेश्चन वगैरह मिल सकते? लीजिएगा। सर हेलो सर, एज अ हॉबी तारक मेहता का उल्टा चश्मा दे सकते हैं, क्योंकि एक सीनियर है मेरे, उन्होंने दिया था, तो उनका 10 मिनट तक इंटरव्यू हॉबी पर चला था पूरा, और उनको 96 मार्क्स आए थे, और बाकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से थोड़ा क्वेश्चन आया, ऑप्शनल से भी नहीं आया। ये सब कोई मैटर नहीं करता है, आप कितने अच्छे नहीं तरीके लगेगा ना सर? से अटपटा कुछ नहीं है, बस कितने अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर पाते हैं, मैटर ये करता है आपका क्या हॉबी है, आपकी क्या पर्सनालिटी है, आप कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, इट मैटर्स। अब जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी एक रिसर्च आया है कि जो पॉपुलर सोच है या जो ह्यूमंस है, जो सोच एक बार देख लिए हैं बार बार वही सोच देखना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? जैसे आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपको देखना पसंद है, तो बार बार आप नया सोच, नया सीरियल्स आप देखना, स्विच करना नहीं पसंद करते हैं। ये मानव का एक ऐसा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या आप इसे किस हद तक सही मानते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या जवाब दीजिएगा? सर मेरा कहना हो कि ये रिसर्च है तो सही है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ तो मुझे ज्यादा मतलब पुराने शोज ही देखना पसंद है, क्योंकि ये मेरे पुरानी यादों को भी ताजा करते हैं, और उस शो में जो तो आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एक चीज से स्टिक हो गए हैं, आपके अंदर वो प्री कंसीव थॉट्स कि उस चीज को लेकर के वो बढ़िया है, बाकी सोच आपको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। इज इट गुड फॉर ऑल डेवलपमेंट, फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट? सकता आपसे तो जवाब दूं सर इसका? हाँ दीजिए, तो दीजिए। सर जो ये शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें सर वो तो मेरा एक रुचि है, लेकिन अनदर शो भी मैं देखता हूँ, क्योंकि इस शो में सर धार्मिक संवेदनशीलता दिखती है, क्योंकि हर संस्कृति के लोग होते हैं, जैसे तमिल अय्यर जी हैं, और गुजराती में जेठालाल जी हैं, तो हर पृष्ठभूमि के लोगों के मानसिकता को जानने का इसमें मौका मिलता है, और अनदर शो में सर ये कम है, तो इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगता है ज्यादा। हाँ, उसमें बता दीजिए, हालांकि मैं और भी सोच देखता हूँ सर, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यही सोच देखता हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा क्यों पसंद है उसका रुचि इसमें थोड़ी ज्यादा है। ठीक, तो सर इसको तो घींच सकते हैं पूरा 10 मिनट ऐसे बोल ये सब थॉट्स में बार बार क्या बोल रहा हूँ, ये प्री कंसीव थॉट लेके नहीं चलिए,
आपका पता है ऐसा आप जो थॉट लेके सोचेंगे कि मेरे चलेगा तारक मेहता, पता चला कि आपसे हॉबी पूछा ही नहीं। मेरी हो सकता मेरा है सर, क्या कुछ था भी हो सकता मेरा, है। हाँ बिल्कुल, इंटरव्यू एक वाइड चीज है ना। मेरा हिस्ट्री से पूछा ना, मैं मैकेनिकल से पूछा, तो ये होता है। पॉलिटी पूछ दिया तो ये होता है। ये सब मत लेके चलिए। तो सर इसको तैयार रख सकते हैं ना एज अ हॉबी? तैयार रखना है हर सब्जेक्ट को। आपका जो हॉबी है उसको, डेफ को अच्छे से तैयार रखिए, सारा कुछ तैयार रखिए, करंट अफेयर्स, बिहार। ओके रुपेश। हाँ। अच्छा अच्छा। ये सर उनके दोस्त आए थे तो वो बता रहे थे उनके बारे में, तो हम बात किए तो अच्छा लगा। हम भी देखते थे सर, इसलिए। ओके सर। ठीक है, गुड नाइट।